बीए द्वितीय वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध के अंतर्गत उनके द्वारा व्यक्त विचारों की समीक्षा करेंगे, उस पर विचार व्यक्त करेंगे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों एवं प्रगतिशील गद्य लेखकों के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक तथा नैतिक विषयों से संबंधित अनेक प्रकार के निबंध लिखे। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया। बाल विवाह, राजा और प्रजा, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र्य, कृषकों की दुर्वस्था आदि उनके अनेक सामयिक समस्याओं पर आधारित निबंध हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन और साहित्य के परस्पर आश्रित स्वरूप का विवेचन किया है। इस प्रसंग में उन्होंने भारतीय इतिहास के अनेक उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि की है और बतलाया है कि जनसमूहों के विकास के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। इस निबंध के अंतर्गत साहित्य और जनसमूहों का संबंध पर विचार करते हैं। भट्ट जी ने अपने इस निबंध में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक काल का साहित्य अपने सामाजिक जीवन की अभिव्यक्त करता है। इसी कारण साहित्य में उस काल की रीति, नीतियां और आचार व्यवहार आदि की परंपराएं चित्रित दिखाई देती है। सामाजिक जीवन सदा एक सा नहीं रहता, उसमें समय की गति के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। इन सब बातों का प्रतिबिंब साहित्य में स्पष्टतः दिखाई देता है। इस संबंध में भट्ट जी ने भारतीय साहित्य और सामाजिक जीवन के विकास क्रम के अनेक उदाहरण दिए हैं, जिनका हम विविध शीर्षकों के अंतर्गत विवेचन करते हैं। बिंदुवार रूप से अगर कहें तो पहला बिंदु हम ले सकते हैं साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने इस सिद्धांत का प्रमुखतः प्रतिपादन किया है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जिस समय जो जाति या मानव समाज जिस विचारधारा या भावों से व्याप्त रहता है, वे सब भाव उसके साहित्य में समाविष्ट रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब सामाजिक जीवन में शोक, क्रोध या किसी प्रकार की चिंता व्याप्त रहती है, तो उस समाज के लोगों के मुख अत्यंत मलिन तथा उदासीन दिखाई देते हैं तथा उनकी वाणी अत्यंत करुण और दीन सुनाई देती है। परंतु जब उस समाज में सुख का वातावरण या खुशहाल जीवन रहता है, तो सभी के चेहरे प्रसन्न दिखाई देते हैं। ये सब बातें साहित्य में उसी रूप में व्यक्त होती है। अतः प्रकृति के नियम का अनुसरण करते हुए साहित्य सामाजिक जीवन के हृदय का रहस्य व्यक्त करने में समर्थ रहता है। भट्ट जी ने इसी तथ्य के आधार पर साहित्य को जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा है। उनके अनुसार किसी देश के बाहरी हालचाल का ज्ञान उसके इतिहास को पढ़ने से हो जाता है, परंतु उसके आंतरिक भावों का स्पष्ट ज्ञान तत्कालीन साहित्य का अनुशीलन करने से ही हो सकता है। इस तरह प्रत्येक काल के साहित्य में उस समय के सामाजिक जीवन का स्पष्ट स्वरूप स्वतः दिखाई देता है। इसलिए साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास और उसके अभिव्यक्त का आदर्श रूप माना जाता है। भट्ट जी ने वैदिक साहित्य में सामाजिक तत्व को भी समावेश किया है। उन्होंने लिखा है, वैदिक काल में सामाजिक जीवन एकदम प्रारंभिक अवस्था में था। इस प्रकार शैशव काल में बालक का आचरण अत्यंत निष्कपट, उदार और भोलेपन से युक्त होता है, उसी प्रकार वैदिक काल में सामाजिक जीवन में उदारता, निष्कपटता तथा सरलता व्याप्त थी। उस समय मंत्रों के दृष्टा आर्य लोग प्रातःकालीन सूर्य के अरुण बिंब को देखकर उसकी स्तुति में गीत गाते थे। वे वायु, जल आदि में ईश्वरीय शक्ति मानकर उसकी स्तुति करते थे।
उनके हृदय में बनावटीपन या कपट व्यवहार नहीं था। उनका खान पान एवं रहन सहन भी अत्यंत सादा था। वे कदम कदम पर ईश्वर का भय मानते थे और प्राकृतिक पदार्थों से अत्यधिक स्नेह रखते थे। इसलिए वेदों में उनके हृदयगत कोमल भावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इससे यही सिद्ध होता है कि तत्कालीन सामाजिक जीवन की वेदों में अर्थात उस काल के साहित्य में सहज अभिव्यक्ति हुई है। उपनिषद साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। भट्ट जी ने आर्य सभ्यता के विकास के साथ साथ वैदिक साहित्य के विकास का क्रम भी दर्शाया है। उनके अनुसार वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन की विकासावस्था अपने प्रारंभिक चरण में थी, परंतु उपनिषद काल में आते आते आर्यों के सामाजिक जीवन में पर्याप्त विकास हो गया था। वेदों में ईश्वरीय सत्ता के जो प्रारंभिक सूत्र विद्यमान थे, इस काल में उनको तत्व चिंतन की दृष्टि से स्पष्ट किया जाने लगा था। आध्यात्मिक चिंतन का सामाजिक जीवन में अत्यधिक प्रभाव बढ़ने लगा था। इस कारण उस समय गौतम, कणाद, कपिल आदि ऋषियों ने अपनी अपनी विचारधारा एवं चिंतन शैली के परिणाम स्वरूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। दूसरी ओर स्मृतिकारों ने सामाजिक, राजनैतिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया। इन सभी में सामाजिक जीवन में एकता स्थापित करने और अपने अपने गुण क्रम के अनुसार सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करने का निर्देश दिया गया। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि उस समय आर्यों का सामाजिक जीवन अधिक विस्तृत हो गया था। उसमें रीत, नीति, व्यवहार तथा चिंतन शैली में विभिन्नता आने लगी थी। उस समय सामाजिक जीवन की विचारधारा पहले से अधिक सशक्त और परिष्कृत हो गई थी। भट्ट जी ने महाकाव्यों में सामाजिक जीवन किस प्रकार प्रदर्शित हुआ है उसे भी चित्रित किया है इस निबंध के माध्यम से। वेद और उपनिषद साहित्य के बाद हमारे सामाजिक जीवन में रामायण और महाभारत का अत्यधिक महत्व माना जाता है। भट्ट जी ने इन दोनों के उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि उस समय तक भारतीय सामाजिक जीवन का पर्याप्त विकास हो गया था। भट्ट जी की मान्यता थी कि रामायण के समय भारतीय सभ्यता अपने परिपूर्ण यौवन में थी, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता एकदम क्षतिग्रस्त होकर वार्धक्य भाव को प्राप्त हो गई थी। रामायण के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भाई भाई में अत्यधिक स्नेह था। जनता में कपट आचरण और दुराचरण की भावना नहीं थी और सामाजिक जीवन मर्यादा में बंधा हुआ था। इन्हीं बातों का उल्लेख रामायण में श्री राम और भरत के चरित्र चित्रण में किया गया है। श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए, परंतु भरत को राजा बनना स्वीकार नहीं था, अतः दोनों भाई इस बात को लेकर आपस में विवाद करते रहे। इसके विपरीत महाभारत में भाई भाई राज प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे और अंत में कुरुक्षेत्र में समूचे कौरव वंश का विनाश हुआ। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि रामायण काल तक सामाजिक जीवन में सभी आदर्श मान्य थे और चरित्र विकास अत्यंत उदात्त था, परंतु महाभारत काल में सामाजिक जीवन में स्वार्थ, छल, कपट और अहंकार व्याप्त हो गया था। जो बातें रामायण में अवगुण बताई गई वे बातें महाभारत काल के समय गुण हो गई थी। इस संबंध में लेखक का कथन देखने योग्य है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, वे ही सब व्यास के समय गुण हो गई। जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक हो सके न जाने पावे। भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है। प्राकृत साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति।
भट्ट जी ने ऐतिहासिक क्रम को स्पष्ट करते हुए बताया है कि महाभारत काल के बाद भारतीय जनजीवन में अत्यधिक परिवर्तन आ गया था। इसका प्रभाव उस काल के साहित्य पर भी पड़ा। उस समय बौद्धों और जैनों के उदय से प्राकृत में साहित्य की रचना होने लगी। ये दोनों संप्रदाय वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत के स्थान पर जनसाधारण गंवार लोगों की भाषा का प्रयोग किया। इस काल के साहित्य में उपदेशात्मकता अधिक दिखाई देती है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय अशिक्षित वर्ग लोक व्यवहार नहीं जानता था और समाज में उसकी अत्यधिक उपेक्षा होती थी। साथ ही सामाजिक जीवन में अनेक रूढ़ियां आ गई थी और जनसमूह विभिन्न वर्गों में बंट गया था। कर्मकांड आदि में धार्मिक कट्टरता और ढोंग का व्यवहार बढ़ने लगा था। यह उस समय के समाज की सबसे गिरी हुई झांकी थी। पुराण साहित्य में सामाजिकता। भारतीय समाज में यद्यपि बौद्धों के उदय के बाद संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, फिर भी साहित्य में उसके बहुविध प्रयोग होते रहे। महाकवि कालिदास, भारवी, माघ आदि कवियों ने संस्कृत में उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की तथा सामाजिक जीवन की सुरुचि को सशक्त अभिव्यक्ति दी। परंतु इसी काल में पुराणों और उपपुराणों की रचना से भारतीय सभ्यता का जो ह्रास हुआ, उससे आर्य सभ्यता एकदम ही समाप्त हो गई। भट्ट जी के अनुसार हमारी वर्तमान सामाजिक दशा की जो दयनीय स्थिति है, वह सब पुराणों की ही देन है। पुराण साहित्य के प्रचार से हमारे जातीय जीवन में अनेक बुरी परंपराओं का प्रसार हुआ। इसके साथ तंत्र साहित्य ने समाज में भैरव, काली, डाकिन, भूत प्रेत आदि के पूजन का प्रचार किया। समाज में मद्य मांस का भी खूब प्रचार हुआ। दूसरी ओर शैव, शाक्त, वैष्णव आदि अनेक सांप्रदायिक वर्ग समाज में अपने अपने मतवादों का प्रचार करने लगे। इस तरह वैदिक काल से चली आ रही आर्य सभ्यता यहाँ तक आते आते अनेक टुकड़ों में बंट गई। इनमें भी सबसे अधिक हानि वैष्णवों ने पहुंचाई। इन सब बातों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में देखने को मिल जाता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक काल के साहित्य में तत्कालीन सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति हुआ करती है। हिंदी साहित्य में सामाजिक जीवन का विकास। भट्ट जी के अनुसार प्राकृत साहित्य के बाद हमारे देश में हिंदी भाषा में साहित्य रचना होने लगी। इसके भी दो रूप हमारे सामने आए, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रासो। पद्मावत की कविता में तो वैचारिक गहनता और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता होने से कुछ उदात्त भाव देखने को मिलते हैं, परंतु रासो काव्य में तो सब कुछ कल्पना पर आश्रित है। उनमें मनगढ़ंत घटनाओं का उल्लेख और कल्पित चरित्रों की अभिव्यक्ति हुई है। उस समय अधिकतर राजा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते थे और उनके दरबारी कवि नकली युद्धों का वर्णन कर उनकी स्तुति करते रहते थे। इस तरह उस समय सामाजिक जीवन में कोड़ा दिखावा और चापलूसी अधिक व्याप्त थी। इसके पश्चात क्षत्रिय भाषाओं का विकास हुआ तथा गुजराती, मराठी, बंगाली आदि में साहित्य रचना होने लगी। इन सब में सबसे समृद्ध साहित्य ब्रजभाषा में रचा गया, परंतु भट्ट जी के अनुसार ब्रजभाषा में भी श्रृंगार रस के अलावा कोई दूसरा रस नहीं दिखाई देता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उस समय समाज के सभ्य कहे जाने वाले लोग श्रृंगार वर्णन की चमत्कारी उक्तियों में अधिक रुचि रखते थे तथा जनजीवन में विलासिता व्याप्त हो गई थी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भट्ट जी ने अपने इस निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसमें अनेक उदाहरणों द्वारा अपनी बात को भरपूर बल देकर प्रस्तुत किया है। साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं उनके निबंध के अनुसार
साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण होता है, उसमें अपने काल के सामाजिक जीवन की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि समाज में जिस समय जैसी परंपराएं, रीति नीतियां और आचार व्यवहार प्रचलित रहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति उस काल के साहित्य में स्वतः हो जाती है। साथ ही सामाजिक जीवन को उस काल का साहित्य भी पूर्णतः प्रभावित करता है। साहित्य और समाज परस्पर आश्रित रहते हैं। सामाजिक जीवन में परिवर्तन आते ही साहित्य का स्वरूप बदल जाता है। इस तरह साहित्य समाज के सामूहिक जीवन को सहज रूप में अभिव्यक्त करता है।